प्रदेश का बहराइच पिछले 2 दिनों से उबल रहा है। मूर्ति विसर्जन को लेकर वहां जो झंडा उतारने और लगाने और फहराने की स्थितियां आई, उसके बाद वहां पे दंगा फैल गया, आगजनी हो रही है और खुद यूपी एसटीएफ के एडीजी वहां खुद सड़कों पर पिस्टल के साथ नजर आ गए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मूर्ति विसर्जन को लेकर किया गया दंगा है या फिर आगामी उपचुनाव जो लोकसभा सीटों पर होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उसको लेकर कोई एक रणनीति होने जा रही है? इसके लिए आज हम बात करेंगे अरुण चौबे जी से। क्या लग रहा है, ये महज एक सिर्फ मूर्ति विसर्जन और 2 समुदायों के बीच का दंगा महज है या फिर यूपी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर ये कुछ एक सोची समझी साजिश है? आपको देखिए पूजा जी, कोई भी चुनाव होता है तो उसके आसपास इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार जो जिस तरह से हो रहा है, मैं तो इसके बारे में कहूँगा कि बीच में जो राजनीतिक दलों के बीच में जो कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं वो इस समय एक्टिव हो चुके हैं। उनका उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी प्रायोजित तरीके से करवा रही है, लेकिन ये है कि हर पार्टीज़ में कुछ इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो इस समय जो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो उसमें जो है वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मामला है। सेंसिटिव मामला इसलिए है कि इस समय आप देख रहे होंगे कि हम लोगों के देश के बगल में बांग्लादेश में स्थितियां भड़की हुई है। वहाँ पर भी जो माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर जो है दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर उनके ऊपर एक तरह से दबाव बना हुआ है, वायलेंस हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल में कई जगहों पे घटनाएं हुई हैं। तो जहाँ पर लोग मेजॉरिटी में हैं उस तरह से जो आपस में जो जिस तरह के क्लैशेज हो रहे हैं, माइनॉरिटी सेगमेंट खासकर मुस्लिम तबके के लोग जिस तरह से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि साहब हमारे मस्जिद के पास से निकल रही है तो वहाँ पर तेज़ आवाज़ में जो लाउड स्पीकर ना बजाया जाए। मुख्य विरोध यहीं से शुरू होता है और उसके बाद जो है हिंदू पक्ष जो कहता है कि वो डिटरमिन्ड होता है कि हम लोग अपना बाजे गाजे के साथ निकल रहे हैं, सेलिब्रेशन है। तो इस तरह की स्थितियों के जो क्लैश की स्थिति बनती है उसी के बीच इस तरह से शुरुआत होती है। लेकिन इस समय मामला दूसरे तरह का है, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होना है। बाई इलेक्शन के पहले और भी आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है और उसके बाद झारखंड में भी चुनाव होना है। तो जो चुनाव के पहले की स्थितियां हैं तो पोलराइजेशन के लिए भी इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आप यूँ कह सकते हैं कि चुनाव के पहले आ जाना, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लग रही है। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ न्यूसेंस एलिमेंट हर जगह हैं। उन लोगों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी भी चुनाव के पहले माहौल को बिगाड़ा जाए। लेकिन ये तो हो गई, उपचुनाव आ रहा है, लेकिन अभी पिछले दिनों गणेश चतुर्थी और गणेश की भी मूर्ति जब निकली तो कई राज्यों से पत्थरबाजी की खबरें आई। तो क्या आपको लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भाई कभी पत्थरबाजी हो जाती है, कभी पॉलिटिकल बयान आने लग जाते हैं और बिल्कुल उपचुनाव जो है बिल्कुल सिर पे है? और महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटना सामने आई थी जब मूर्ति विसर्जन गणेश चतुर्थी मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत सेंसिटिव मामला है। इस पे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो वहाँ के लोकल लेवल पे इस समय जो है, आप यूँ राजनीति में जैसे मैंने कहा कि जो मामले को थोड़ा सा जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो अप किया ही जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से लोग अपने अपने अधिकारों को लेकर, अपने अपने जो कम्युनिटी इंटरेस्ट को लेकर लोग इस समय इनसिक्योर हो रहे हैं। और मैं खासकर इस बात पे कहूँगा कि ये जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार शासन के बाद में माइनॉरिटी सेगमेंट में एक तरह का रिसेंटमेंट है कि उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो उसमें अगर पीएम केयर से अगर प्राइम मिनिस्टर की कोई योजना लागू होती, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लोगों के पास पहुंच रही है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार, आयुष्मान योजना हो या राशन बांटने की बात हो, वहाँ पे जी वो ये देख के नहीं बांट रहे होंगे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या, तो ये चीज़ें मिल रही। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि कुछ जो इस सरकार के पहले की स्थिति जो हुआ करती थी, जिसमें एक वर्ग जो है अपने को थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस करता था, या उसको आप यूँ कहें कि
अपीजमेंट के तहत जो है लोग प्लेकेट करने की कोशिश करते थे, इससे चीज़ें बाहर आ गई हैं। उसी चीज़ों को फ़ायदा उठा के जो है दूसरे जो प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी हैं वो उन सब लोगों में कुछ एलिमेंट्स, कुछ लीडरशिप ऐसी है जो कि कोशिश करती है कि वो पुराने दिन को याद करा के लोगों को जो है एक तरह से वो किया जाए, वो उन लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए, इस तरह के कृत्य करने के लिए जो उनको प्रेरित किया जाए। इस तरह की भी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मैं खास एक एग्जाम्पल दूंगा। इसी समय जो आपने देखा होगा 2 राज्यों में चुनाव हुए, कश्मीर में भी चुनाव हुआ, तो कश्मीर में भी वैली में खासकर आपने देखा होगा कि जो वहाँ की जो 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो 90% मुस्लिम पॉपुलेशन में बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है एक तरह से आपने देखा कि अंडर करंट जो चल रही थी कि लोगों में गुस्सा जबरदस्त था। तो गुस्से का प्रस्फुटन ये हुआ कि उन लोगों ने बिल्कुल एक तरफा जो है वोटिंग बीजेपी के खिलाफ की, लेकिन पत्थर नहीं उठाया और आगजनी और इस तरह की वायलेंस वाली घटनाएं लेकिन उसके पहले की घटनाएं थी, पत्थर और उस तरह का वायलेंस तो वहाँ तो डेकेड्स तक चलता रहा है। उसके पीछे उसको बीजेपी ने कंट्रोल किया। तो जब कंट्रोल की जाती हैं चीज़ें तो जाहिर सी बात उसमें बहुत लोग सफ़र भी करते हैं, इनोसेंट्स भी सफ़र करते हैं। लेकिन जो करने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं राजनीतिक रूप से या अन्य चीज़ों में, उन लोगों के अधिकारों का उन लोगों को लगता है कि वो इस तरह से करते रहेंगे, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जब होती, सरकार सख्त होती है तो उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। तो उसी के साथ में रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि उसको लोगों ने जो है उकसा के एक तरह से सेंटिमेंट क्रिएट किया था। वो भी एक रीजन जरूर रहा था, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो एक तरफा वोटिंग, मैं इसको ऐसा मानता हूँ। और दूसरी बात जो, जैसा मैं आपको कहा कि जो इस तरह का जो पोलराइजेशन होता है उसके पीछे एक चाल जरूर रहती है। चाहे मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें रूलिंग पार्टी की तरफ से होगा, लेकिन दूसरी तरफ से जरूर होता है कि हमारा जो वोट बैंक कंसोलिडेट हो जाए। और पोलराइजेशन में जो है फिर लोग जो, जैसे आपने पोलराइजेशन में आपने देखा होगा कि उसको दूसरे तरीके से लेने के लिए अभी आपने दशहरा के दिन आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत साहब ने कहा कि लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों पर जो है अपने को डिवाइड न करें। आपने देखा होगा उन्होंने हिंदू समाज से भी अपील की कि दलित वर्ग है, खासकर उन्होंने दलितों को अपने साथ लेने की जो है अपील की, ताकि जो कांग्रेस का एक तरह से आपने देखा होगा उन्होंने डायरेक्ट राजनीतिक बयानबाजी नहीं की, लेकिन एक सामाजिक संदेश जरूर दिया। लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिकल अंडरटोन है उसमें आप देखेंगे कि जैसा कांग्रेस ने एक तरह से कहा कि हम जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे, सेंसस करवाएंगे, तो उसकी काट आपको दिखती है कि साहब हिंदू समाज एक संगठित हो तो अपने को सुरक्षित कर पाएगा, प्रोग्रेस यानी डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे चल पाएगा। ये आप इस तरीके से कह सकती हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहन भागवत जो हैं वो एक तीर से 2 निशाने कर रहे थे? नहीं, मोहन भागवत साहब बांग्लादेश के नाम पे यहाँ पे भी कह रहे थे कि तुम एकजुट हो, नहीं तो एक और बयान भी लगातार चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, बटने और कटने का मतलब मैं उस तरीके से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इस तरीके से जरूर राजनीतिक रूप से जरूर कह सकता हूँ कि हिंदू समाज, जो कि आपने देखा होगा कि जो जातियों में जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन पहले से था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्टिकल डिवीजन में समाज का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वर्टिकल डिवीजन में मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सिर्फ हिंदू समाज का इंप्रेशन, आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज में, ऐसा नहीं कि वर्टिकल डिवीजन मुस्लिम समाज में नहीं है, वहाँ भी वर्टिकल और दूसरे ग्रुप जो हैं उनको कभी उनके लिए बात ही नहीं की गई। तो यही मुस्लिम हमेशा एकजुट बताया गया, जबकि अब मोदी जी के आने के बाद या कहें पीएम के बाद उन्होंने उस वाले ग्रुप को भी ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की है। बैकवर्ड सेगमेंट है उनका, वो बैकवर्ड सेगमेंट है, दलित सेगमेंट भी उसमें आता है जो कि सबसे उनके बिल्कुल पीछे है जी। तो लेकिन वहाँ धार्मिक ऊपर से जैसा कि कोशिश हो रही सरकार की, उस जो धर्म की बात करके एक करने की कोशिश होती है, उसमें इमोशनल मामला ज़्यादा हो जाता है। जो कि आप जो बहराइच की घटना हो रही है, इसमें इमोशनल मामला ज़्यादा हो गया कि साहब जो है हम अपने उसके साथ में खड़े रहेंगे और चाहे मर जाएं, कौम के लिए और धर्म के लिए। पे हम लोग आ जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ये 10 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव, और जिस तरह से यूपी के दोनों बालक, मतलब समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के बीच, मतलब अखिलेश और राहुल के बीच, और जिस तरह से बात चल रही है और जिस तरह से हरियाणा चुनाव में उसका असर देखने को मिला है, तो आपको लग रहा है क्या कि इसका असर यहाँ पे दिखेगा? और अखिलेश यादव ने तो सीधा सीधा कहा है कि बहराइच की घटना ये दिखाती है कि यूपी सरकार फेल है और वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देखिए, और लगातार पार्टियां हमलावर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र
में भी बीजेपी ही सरकार है और कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने में बीजेपी की सरकार जो है वो नाकाबिल साबित हो रही है। देखिए, जो चुनाव के पहले अगर कोई बड़ी घटना इस तरह की होती है, खासकर हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे अभी और महाराष्ट्र की भी बात कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर सी बात है जो रूलिंग पार्टी है, जो कि एक सख्त सरकार के रूप में जानी जा रही है योगी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो अपोजिशन को मौका मिलता है। वो अपोजिशन जो कि इस समय बहुत शक्तिशाली स्थिति में है। जब से लोकसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी 37 MP जीत चुकी है, उनके साथ में कांग्रेस ने भी 6 सीट जीती हुई है, तो वो लोग बहुत सशक्त तरीके से जो है मुखर तरीके से आगे आ सकते हैं। और इस समय जो बाईपोल हरियाणा के बाद आपको लग रहा है कि अभी भी इतने सशक्त हैं? नहीं, जबकि उनमें डिवीजन भी दिखने लग गया है। हरियाणा में एक्चुअली कांग्रेस का जो हम लोग अति क्या कहते हैं, अति आत्मविश्वास की वजह से उन लोगों ने अलायंस नहीं किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं तो हो सकता है अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया ब्लॉक को मजबूत रखा होता तो लोग कुछ और सीट जीत सकते थे। ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसी वजह से आपने देखा समीकरण बदल गया है। उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर चुनाव होना है बाईपोल, उसमें से 6 पे समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। रही बात 4 जगहों की, 4 जगहों में जहाँ पर नेगोशिएशन होना है, जैसे गाजियाबाद है, खैर है, कुंद्रकी और मीरापुर है। तो मैं आपको बता दूं ये जो 4 सीट पे कांग्रेस को अब नेगोशिएशन, और कांग्रेस पहले कोशिश कर रही थी कि उनको फूलपुर की सीट मिल जाए, वहाँ पर इलाहाबाद के पास की भी सीट मिल जाए, क्योंकि उनका मानना था कि जहाँ पर समाजवादी सीट जीती थी 5 सीट, उसके अलावा बाकी सीटों पर वो लोग बेहतर स्थिति में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 6 सीट पर डिक्लेयर करके एक तरह से उनके लिए सिर्फ 4 सीटों के लिए नेगोशिएशन का स्कोप छोड़ा है। और आप कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी थी कि वहाँ के जो राय साहब हैं स्टेट चीफ, उन्होंने इन सब 10 जगहों पे जो संविधान बचाओ सम्मेलन करके जो है एक तरह से अपने काडर को मोबिलाइज करने की कोशिश की थी। उस पे अब एक तरह से देखा जाए कि हरियाणा में इन लोगों ने अलायंस नहीं किया, अलायंस में समाजवादी पार्टी को अपने साथ नहीं रखा था, तो वो लोग एक तरह से बैकफुट पर हैं। हो सकता है 2 या 3 सीट की जो लोग बात कर रहे हैं, मुश्किल से 2 सीट मिल जाए तो कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। अदरवाइज समाजवादी पार्टी जो है वहाँ बड़े भाई की भूमिका में ज़्यादा दिख रही है। और देखेंगे। और जिस तरह से यूपी में अब मतलब कल सीटों का बंटवारा भाजपा में भी देखने को मिला, और 9 सीटों पे खुद भाजपा लड़ेगी और 1 सीट आरएलडी को दी गई है। आरएलडी में इसलिए मैं कहूँगा कि जो मीरापुर सीट है वो मुजफ्फरनगर में आती है। मुजफ्फरनगर से जो है वो आरएलडी का गढ़ है एक तरह से। मुजफ्फरनगर, उसके पास का जो बिजनौर सीट वो लोग जीते हैं। मीरापुर के एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने बिजनौर सीट जीती है। तो इस तरीके से वहाँ पर वो मजबूत हैं, और अगर वो आरएलडी को 1 सीट देते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इंश्योर हो जाता है कि साहब उस सीट को जीतना है, क्योंकि ये नाक की लड़ाई इस समय हो गई है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, नाक की लड़ाई में सबसे बड़ी सीट मिल्कीपुर है, जो अवधेश प्रसाद जी के जीतने के बाद से जो है उनके बेटे को दी गई है। समाजवादी पार्टी भी उसको नहीं खोना चाहती है कि, और बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि बीजेपी को थोड़ा सा रिलीफ मिला है हरियाणा इलेक्शन जीतने के बाद में, और जिस तरह से अपोजिशन का प्लान था कि साहब हम लोग जो है हरियाणा भी जीतेंगे, कश्मीर जीतेंगे, इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड जीतते हुए हम लोग जो है केंद्र सरकार पे पूरा दबाव बनाएंगे, वो फिलहाल उस गति को जो पर ब्रेक लग गया है हरियाणा चुनाव हारने के बाद में। और जो एक तरह से देखा जाए कांग्रेस को जो है बैकफुट पे आके नेगोशिएट करना पड़ेगा, तभी वो, और अलायंस पार्टनर में जो है जो सभी जितने जो इंडिया ब्लॉक में उन लोगों ने पार्टीज को अलाइन किया है उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। और पहली बात जो आप देख रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, जहाँ उन्हें समाजवादी पार्टी की बात सुननी ही पड़ेगी। जी, तो ये भाजपा की, मतलब आपको लग रहा है कि मिल्कीपुर की जो सीट है वो अयोध्या के बहुत करीब है, तो इससे वो जो हार है भाजपा की वहाँ की कि राम जी लाएंगे और राम जी को हम लेके आए हैं, तो ये मिल्कीपुर जीतने पे पूरा दांव लगाएंगे। और उसके ये वाला जो विवाद है बहराइच वाला, क्या इसका असर वहाँ कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, असेंबली सीट में मैं ओवरऑल सीट पे कहूँ तो जो हिंदू वोटों का जो आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन, उस पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि एक के बाद एक, चाहे वेस्ट बंगाल की घटना की बात याद आप करें, या फिर आपने देखा होगा कि बगल में बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है उसमें जो है इन सब स्थितियों के
के साथ में जो इमोशनल मामला बन चुका है। आज वीएचपी की तरफ से एक तरह से उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि किस तरह से जो है एक खास वर्ग जो है किस तरह से अग्रेसिव हो रहा है कुछ खास जगहों पर। उन्होंने रेफरेंस भी दिया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उपचुनाव है और खासकर जो मिल्कीपुर वाला है, वहाँ पर आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के एक नेता को जो उन लोगों ने उसका घर बुलडोज कर दिया और वो रेप केस में फंसे एलिजेडली। तो उस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी के खिलाफ जो एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई वो बीजेपी ने पूरी कोशिश की है, और इस समय जो परिस्थितियां डेवलप हुई हैं इसमें इमोशनल मामला बन चुका है, पोलराइजेशन के लिए पूरा स्कोप है जी। तो बहराइच का ये मामला और ये जो फसाद है वो किस तरह से और किस पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा देने जा रहा है उपचुनाव में? क्या ये सचमुच राजनीतिक रंग लेने जा रहा है? आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप क्या जानना चाहते हैं उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर अपनी सवाल दें। देखते रहिए India.com।